नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। लद्दाख को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के लिए पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के प्रदर्शन में जेनजी और युवाओं ने बीजेपी कार्यालय में आग लगाई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बता दें, इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड रोजगार प्रदर्शन, बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद, जातिगत रैलियां पर हाई कोर्ट प्रतिबंध और समाजवादी पार्टी के पीटीए रैलियों पर रोक पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ पांडे ने टिप्पणी की है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने अमिताभ पांडे से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है, आप भी सुने इस वीडियो में। इस समय हम आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में राजनीति के अखाड़ों में जिस तरीके से सियासत में गर्मी मची हुई है, उसे देखने के पश्चात ये लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव में पक्ष विपक्ष में घमासान युद्ध होने वाला है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ पांडे। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं और उनकी क्या विचारधारा है, क्या राय है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या उनकी विचार है और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू, आपका भी सम्मान है। जी, सबसे पहला ये प्रश्न है अमिताभ जी कि अभी हाल ही में लद्दाख के लेह में एक प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व किया एक पर्यावरणविद है, उनका नाम है सोनम वांगचुक। वहां पर ये देखा गया कि युवाओं की एक अत्यधिक संख्या थी। उन्होंने बीजेपी दफ्तर जला डाला और कुछ सरकारी संपत्तियों को भी हानि पहुंचाया। क्या आप इस प्रकरण को किस तरीके से लेते हैं? क्या सरकार के खिलाफ है कि क्या है? देखिए, वर्तमान समय में सिर्फ लद्दाख का विषय नहीं है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो युवाओं में असंतोष का माहौल है। उसका कारण है कि बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार की संभावनाएं नहीं कहीं है। सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। वो इनके वायदे खोखला साबित हुआ। लद्दाख में जो घटनाएं घटित हुआ है वो नौजवानों का बड़ा आक्रोश है। और जो आंदोलन चल रहे हैं लद्दाख में हो, चाहे उत्तरांचल में हो, चाहे अन्य जगह हो, वो स्वाभाविक रूप से अभी हमारे पूर्वांचल में बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं। नौजवान सड़क पे आने वाला है। कारण है महंगाई से जनता परेशान है, त्रस्त है। अपना अगर कोई बीमार नौजवान पड़ जा रहा है, उसके माता पिता पड़ जा रहे हैं तो इलाज नहीं करा पा रहा है। सरकार के वायदे जो है सारे वायदे खोखले साबित हो रहे हैं। जिला अस्पताल में देख लीजिए, पत्रकारों को घुसने तक के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये लोकतंत्र की हत्याएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो नेपाल में जन क्रांति हुआ वो हिंदुस्तान में होगा तो कोई नई बात नहीं होगा। और आपने ये प्रश्न उठा लिया कि जिस तरीके से नेपाल में क्रांति हुई, तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि बीजेपी के पूर्व सांसद कन्नौज से सुब्रत पाठक, उन्होंने ये चर्चा किया कि यदि इस तरीके से क्रांति भारत में हुई तो राहुल गांधी और सपा मुखिया जो अखिलेश यादव के घर को जला दिया जाएगा, उनको दौड़ाकर मारा जाएगा, राष्ट्रवादी और देशद्रोही दोनों सड़कों पर होंगे। तो क्या इस तरीके की क्रांति का क्या आशा है कि अपने भारत में इस तरीके की चर्चा हो रही है? देखिए, वो पाठक जी का अपना व्यक्तिगत राय है। मेरा अपना मानना है कि जब भी क्रांति होता है वो सत्ता और शासन के खिलाफ होता है। सत्ता शासन में उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक, केंद्र सरकार तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ आक्रोश होता है। नौजवान या व्यापारी या महिला या पुरुष जो भी हैं, वो सब लोग जब भी सड़क पे आएंगे वो केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आएंगे। ये सुब्रत पाठक जी को अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि जो है नौजवान जब सड़क पे आएगा तो वही किसी ने कहा तेरा क्या होगा रे कालिया। तो पाठक जी को ये विचार करना चाहिए कि नौजवान जब सड़क पे आएगा तो अभी जैसे लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नौजवानों ने फूका है, तो मैं समझता हूं कि कहां कहां कार्यालय नौजवान फूकेगा। वो नौजवान जब आंदोलन करता है तो वो लाठी डंडा गोली का फिक्र नहीं करता है, वो जेल का भी फिक्र नहीं करता है। अगर जेल और लाठी का अगर नौजवान अगर फिक्र करता तो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हिंदुस्तान में के नागरिकों ने लड़ा, गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में, भगत सिंह राजगुरु के नेतृत्व में, तो उस समय ये ऐसा थोड़ी नहीं था कि हम लड़ रहे हैं तो ये जेल जाएंगे तो लाठी खाएंगे तो ये होगा। आज हिंदुस्तान में जब
गरीबी से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और जो है अपना इलाज तक नहीं करा पा रहा है। तो पापी पेट का सवाल है। रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सरकार करने में अगर असफल रहेगी तो एक बार नहीं 1000 बार हिंदुस्तान में क्रांति होगा। और जैसे जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हिंदुस्तान में आजादी के लिए जो है हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। हिंदुस्तान में अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, वैसे मोदी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान छोड़ो अभियान चलेगा, क्रांति होगी, जेल भरो आंदोलन होगा, बड़े से बड़े आंदोलन होगा। इसके लिए पाठक जी को चिंता करने की जरूरत है, हम लोगों को नहीं। अभी आपसे देखा कि उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समुदाय के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रकरण ये था कि आई लव मोहम्मद का ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी शुरुआत आपके कानपुर में हुई, आपके भदोही से हुई, और इतना ही नहीं कई राज्यों में ये चल रहा है। और एक वीडियो वायरल हुआ जो महाराष्ट्र के वीड से, ये जो आई लव मोहम्मद के मंच से किसी मौलाना के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को उन्होंने काफी विवादित बयान दिया, अपशब्द कहा और यहां तक कहा कि यदि मुस्तफा मस्जिद योगी सरकार योगी आते हैं तो उनको यहीं पे दफन कर दिया जाएगा। आप इसे किस तरीके से लेते? क्या वो आई लव मोहम्मद कहते हैं तो कितना ये सही है, कितना गलत है, और ये जो लाठीचार्ज हो रहा है क्या है? देखिए, मर्यादा का सभी को ध्यान देना चाहिए। किसी भी पक्ष का व्यक्ति अगर दफनाने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये निंदनीय विषय है। सरकार में योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमें लोकतांत्रिक तरीके से असहमति का विरोध करना चाहिए। अगर कहीं हम असहमत हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। हमें धार्मिक उन्माद भी नहीं करने की जरूरत है। अगर कोई भी पक्ष, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर धार्मिक उन्माद करेगा तो कानून तो स्वतंत्र है, कानून जो है संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम पक्ष को भी धैर्य का परिचय देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को भी, जो मुस्लिम पक्ष के जो नौजवान लोग हैं, बरेली में जिस तरीके से नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, वो घटना निंदनीय है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कौन उकसा रहा है? कौन धार्मिक उन्माद फैला रहा है? आई लव मोहम्मद करना क्या अपराध है? देखिए, आई लव मोहम्मद अगर एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर किया जाएगा, कोई भी करेगा, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, आप समझ सकते हैं उस सरकार में आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है। आप जानबूझ करके जो है आग के रास्ते पे जा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो इसे कैसे स्वीकार करेंगे आप सोचिए। अगर कहने का मतलब है कि एक संप्रदाय के लोग जो हैं वो दबकर और छिप कर रहे हैं। देखिए, मैं दबने की बात नहीं कर रहा हूं, न छिपने की बात कर रहा हूं। आप मस्जिद में जाइए, नमाज अदा करिए, लेकिन अगर आप उस चीज को माहौल खराब करने की दृष्टि से काम करेंगे तो सरकार तो, देखिए भाई, कानून अगर कोई अपने हाथ में लेगा तो लाठीचार्ज तो होगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाठीचार्ज का मैं स्वागत कर रहा हूं। लाठीचार्ज निश्चित रूप से निंदा का विषय है। नौजवानों को सही दिशा में आप काम करिए, रोजी रोटी के लिए आप सड़क पे आइए, एक अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करिए। लेकिन अब जब आई लव आप मोहम्मद करेंगे, खुलेआम संदेश देंगे, सरकार को संदेश देंगे, तो सरकार तो भाई जान रहे किस टाइप की बैठी है। वो तो प्रतिशोध स्वरूप और एक वर्ग को, कट्टर पंथियों को जो है खुश करने के लिए सरकार लाठीचार्ज कराएगी। वो तो चाहती है कि हिंदू एक तरफ रहे, मुसलमान एक तरफ रहे। वही काम आप भी कर रहे हैं। आप क्यों, जब वो कह रहे हैं कि हिंदू एक तरफ रहे, मुसलमान एक तरफ रहे, तो आप उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप ऐसा माहौल पैदा करिए कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, जैसे गांधी जी कहते थे, हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो आई लव मोहम्मद की जगह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान का नारा क्यों नहीं लगा रहे हो? आप ये लगाओ, देश में एकता आएगा। देश आप भी तो लगाते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, वो अपने अल्लाह से प्रेम करते हैं। अल्लाह से प्रेम करना कहीं से खता नहीं है, न कहीं से गुनाह है। अल्लाह से प्रेम बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी मस्जिद के सामने से जब निकलता हूं तो मेरा जो है सर झुकता है, और मैं ये भी कहता हूं कि ये खुदा मुझे रहमत देना, क्योंकि जिसे इस्लाम धर्म के मानने वाले अल्लाह कहते हैं, मैं वही उन्हीं को राम कहता हूं, उन्हीं को भगवान कहता हूं।
भगवान में कोई अंतर नहीं है, अल्लाह और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि हमारी सोच में राजनीतिक व्यवस्था में अंतर पैदा किया जा रहा है कि वो देखो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो अगड़ा है, पिछड़ा है, ये दलित है, पंडित है। कहाँ पर बताइए यादव साहब किस जगह जो है प्रेम है? वो यादव है, अरे भाई वो पिछड़ी जात के हैं, वो ब्राह्मण है, वो बनिया है, वो क्षत्रिय है। तो जब हिंदू में भी कट्टरता है, आपस में प्रेम नहीं है, तो हिंदू और मुसलमान में तो दूरी है ही है, ईसाई में दूरी है ही है। तो इस अंतर को कैसे आप पाटेंगे? वो गांधी जी का नारा को आत्मसात करना पड़ेगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। इसके लिए मुस्लिम पक्ष को भी प्रयास करने की जरूरत है, हिंदू पक्ष को भी प्रयास करने की जरूरत है। आज गांधी जी नहीं है, लेकिन उनकी बातें याद आता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं। अमिताभ जी, एक अंतिम प्रश्न था कि जिस तरीके से आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कभी नारा था, कभी उसका जो मुख्य बोर्ड था MY फैक्टर था, मुस्लिम और यादव का, लेकिन अब वो PDA बनकर आ गया। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया कि जातिगत रैलियां, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जैसे आप लोग सभाएं करते थे, कभी यादव सभा की करते थे, कभी ब्राह्मण सभा की करते थे, कभी क्षत्रिय सभा करते थे, तो क्या लगता है आपके जो PDA का अभियान था उस पर कोई फर्क पड़ेगा? PDA के अभियान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P से पिछड़ा है, D से दलित है, और PDA, A से लोग अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अपर कास्ट भी कहते हैं। तो अल्पसंख्यक और अपर कास्ट तो बचता कौन है? अपर कास्ट में तो हम लोग है ही। तो PDA का मतलब है कि हम सभी, मतलब ऐसा नहीं है कि A से जो है अल्पसंख्यक ही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मीटिंगों में कई बार कहा है कि एक मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, एक मतलब होता है अपर कास्ट भी है। तो हम सभी के लिए है। समाजवाद का मतलब होता है सिर्फ YM नहीं है, बल्कि सभी जात, सभी धर्म के लोग जो है PDA के अंतर्गत आते हैं। अभी कल की घटना बताया, कल परसों घटना जो राजकुमार भाटी आपके प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, गुर्जर सभा का पंचायत कर रहे थे, तो वहां पुलिस पहुंच गए और हालांकि उन्होंने अपना जिस तरीके से जो भी हुआ पंचायत किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया, क्योंकि वो विशेष एक जाति की वो पंचायत कर रहे थे। एक्चुअली में प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा प्रस्तावित है उसमें ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। परिणामतः जो है अब ये कह रहे हैं कि जाति आधारित जो रैलियां हो रहे हैं या बैठकें हो रहे हैं, इसको रोका जाए। ये PDA की जो पंचायतें चल रही, इसको भी रोका जाए, नहीं तो हमारा जो है नैया तो डूब जाएगा। तो उसी की सब व्यवस्था ये कर रहे हैं कि 27 में सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई हो। मेरा जो अपना पर्सनली मामला है वो 27 को दृष्टिगत रखते हुए ये जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ पांडे, जो कि बहुत ही बेबाकी से किसी भी तथ्यों और मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं। अब तो देखा जाएगा 2027 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव ही 2027 की सेमीफाइनल ऐसा होगा, ऐसा माना जाएगा। अब तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट पलटता है।